अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम लोगों ने जो टॉपिक करना है ये रेस्टोरेशन एज है। रेस्टोरेशन एज से पहले जो लास्ट वीडियो था चैनल पे वो प्योरिटन्स एज पे था। अब इसके बाद 1660 से लेकर 1780 तक का जो टाइम पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर में उसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। रेस्टोरेशन एज इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो मोनार्की ख़त्म कर दी गई थी प्योरिटन्स एज में वो रिस्टोर हो गई थी इस एज में आकर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो एंड पे पसंद आए तो इसको लाइक करना, और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया साथ सब्सक्राइब करने के तो प्लीज़ उसको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेस्टोरेशन एज फ्रॉम 1660 टू 1780। रेस्टोरेशन एज क्यों कहा जाता है मैं बता चुकी हूँ। इस वजह से कि जो मोनार्की प्योरिटन्स एज में ख़त्म हो गई थी वो रिस्टोर हो गई थी उस एज में आके। इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है क्योंकि ड्राइडन इस एज के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे, बल्कि ज़्यादा जो वर्क प्रोड्यूस हुआ है वो ड्राइडन ने ही किया है। अब क्या था कि जो इसकी सबसे पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। क्रोमवेल की डेथ हुई 1658 में हमारे पास। क्रोमवेल की डेथ के बाद कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो इतना स्ट्रॉन्ग हो पाता, जो कि उसको गवर्न कर पाता, उसकी जगह ले पाता। तो इस वजह से क्या हुआ कि 2 साल बाद प्रिंस चार्ली, जो कि चार्ल्स वन का बेटा था, जो कि फ़्रांस में था एग्ज़ाइल पे, उसको फ्रांस से 2 साल बाद 1660 में वापस बुला लिया गया। और वापस जब वो आया तो उसको थ्रोन दे दिया गया और फिर उसको कहा जाता है चार्ल्स टू। अब ये जो प्रिंस चार्ली था ये फ़्रांस में इसने अपने फादर के फेट से और उनके एक्सपीरियंस से, इवन इसका अपना जो एक्सपीरियंस था उससे इसने कुछ भी नहीं सीखा था, बल्कि ये जो फ्रांस में केयरलेस लाइफ गुजार रहा था उसी को लेकर इंग्लैंड में भी उसी को लेकर ये इंग्लैंड में भी चला था। अब क्या हुआ कि इसके केयरलेसनेस की वजह से इंग्लैंड के अंदर एक लाइसेंशियसनेस और फ्रिवॉलिटी की वेव स्टार्ट हो गई। मतलब कि बहुत ही ना गैर कानूनी काम शुरू हो गए, और इसने जो हुकूमत भी की थी वो बहुत ही गैर संजीदगी के साथ की थी, बिल्कुल केयरलेस था ये। पॉपुलर लूजनेस आ गई इंग्लैंड के अंदर, वो भी इसी वजह से कि इसकी और जो इसके फॉलोअर्स थे उनकी केयरलेस लाइफ, उनकी गे लाइफ जो थी फ्रांस में, उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ जितने भी इंग्लैंड में काम हो रहे थे वो सब उस वजह से थे। और ये क्या करता था इसने ना, इसकी वजह से जो राइटर्स थे उन्होंने फ्रेंच राइटर्स को इमिटेट करना शुरू कर दिया था। ये ख़ुद उस चीज़ को प्रमोट करता था। अब वो लोग क्या करते थे, फ्रेंच राइटर्स को इमिटेट तो करते थे लेकिन उनके जो वर्चुअल्स, उनके जो मॉरल बिहेवियर्स होते थे थोड़े बहुत, उनको नहीं ये लोग इमिटेट करते थे। ये जो उनके वाइसेस थे, उनके जो इमोरल बिहेवियर थे और इमोरल कल्चर था उनका थोड़ा सा, उसको ये लोग इमिटेट करना शुरू हो गए थे। अब इस वजह से क्या हुआ कि शुरू में तो इतना लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ अच्छा, और जो राइटर्स थे उन्होंने रियलिज़म और प्रिसाइजनेस पे काम करना शुरू कर दिया था। और ये जो टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस है ये ही मेन कैरेक्टरिस्टिक है रेस्टोरेशन एज का। इसकी वजह से क्या हुआ कि शुरू में तो ना एक बहुत ही अगली पिक्चर आई हमारे पास रियलिज़म की लिटरेचर के अंदर। बहुत ही इन्फीरियर टाइप का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ स्टार्ट में, क्योंकि जो राइटर्स थे वो कोर्ट की और अरिस्टोक्रेटिक क्लास की ना सिर्फ जो पिक्चर होती थी, एक बुरी पिक्चर, उसको पोर्ट्रे कर रहे थे। उनके वर्च्यूज़ नहीं बताते थे, उनके वाइसेस बताते थे, उनके सारे इमोरल बिहेवियर्स को इमिटेट कर रहे होते थे ये लोग। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना साथ साथ जो अच्छे करेक्टरिस्टिक्स थे ना सोसाइटीज़ के, उनको भी पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा सा बेहतर लिटरेचर प्रोड्यूस होना शुरू हो गया हमारे पास। और ये क्या करते थे कि एम्फेसिस इनका होता था डायरेक्टनेस पे और सिंप्लिसिटी पे, कि जितना सिंपल होगा हमारा एक्सप्रेशन उतने अच्छे से लोगों को समझ में आएगा, उतना अच्छा लगेगा। और इन्होंने क्या किया, जो कि एलिज़ाबेथन एज के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन और एक्स्ट्रावेगेंस को ना बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता था, इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल डिस्करेज कर दिया था। और ये क्या करते थे, मतलब इनके वर्क्स में सिर्फ एक डायरेक्टनेस होती थी, सिंप्लिसिटी होती थी, कोई एग्जैजरेशन ये लोग यूज़ नहीं करते थे। कोई इवन फैंटेसी को भी ये लोग वल्गर एक्सप्रेशन मानते थे।
अब इनकी जो रॉयल सोसाइटी भी थी उसने भी लोगों को कहा कि आप लोग जब बोलते हो, आप बात करते हो, तो आप इतनी डायरेक्ट बात करो, जैसे मैथमेटिकल प्लेननेस होती है आपकी बात के अंदर, सिर्फ टू द पॉइंट बात करो। यही चीज़ राइटर्स ने भी अपने वर्क्स के अंदर इमिटेट की थी। सबसे ज़्यादा ड्राइडन ने इस चीज़ को इमिटेट किया कि उसके वर्क्स के अंदर ना एक मैथमेटिकल प्लेननेस होती थी, टू द पॉइंट बात की जाती थी, कोई एग्जैजरेशन नहीं होती थी हमारे पास। और इसी टाइम पे रेस्टोरेशन एज में ये एक क्लासिकल स्टाइल आ गया जिसने सबसे ज़्यादा प्रोज को अफेक्ट किया था। क्लासिकल स्टाइल में बिल्कुल प्रिसाइज लिखा जाता था, फॉर्मल लिखा जाता था और एलिगेंट लिखा जाता था। और यही जो क्लासिकल स्टाइल था इसने डोमिनेट किया लिटरेचर को 1 सेंचुरी से ज़्यादा। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं रेस्टोरेशन एज की पोइट्री की। तो इसमें हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो जॉन ड्राइडन का है। जॉन ड्राइडन के वर्क्स के अंदर एक स्किलफुल यूज़ नज़र आता है हीरोइक कपलेट का। हीरोइक कपलेट वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। हीरोइक कपलेट होता क्या है, इसमें राइमिंग लाइंस का एक पेयर होता है जो कि आयाम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी हुई होती हैं। और जॉन ड्राइडन हमारे पास स्टायर्स और रियलिस्टिक पोइट्री प्रोड्यूस करते थे। स्टायर्स यानी ऐसे वर्क्स जिनके अंदर ह्यूमर के साथ किसी सोसाइटी के वाइसेस को क्रिटिसाइज़ किया जाए। इन्होंने शुरू में क्या किया, जॉन ड्राइडन जो थे शुरू में वो अब्राहम काउली के इन्फ्लुएंस के अंदर आ गए थे और इस वजह से इन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री प्रोड्यूस की। मतलब इनके वर्क्स के अंदर कंसीट्स होते थे और एग्जैजरेशंस होती थी। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ इन्होंने जब डिमांड देखी, अपनी एज की नीड्स देखी, तो इन्होंने मेटाफिज़िकल पोइट्री को छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने रियलिज़म को अडॉप्ट कर लिया। और रियलिज़म, टेंडेंसी टू प्रिसाइजनेस, फॉर्मलिज्म, यही सब इनके वर्क्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करते थे। उसके अलावा जॉन ड्राइडन की आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इन्होंने सबसे पहले पॉलिटिकल स्टाइल्स लिखी जब इन्होंने लिखना शुरू किया। अब पॉलिटिकल स्टाइल्स में इनकी एलिग्रीज थी जिसमें इन्होंने किंग को डिफेंड किया, कभी अपने कुछ फ्रेंड्स के अगेंस्ट भी इन्होंने लिखा। इनका सबसे फेमस वर्क पॉलिटिकल स्टाइल्स में एब्सलम एंड अकाइटोफिल है। उसके बाद इन्होंने डॉक्ट्राइनल पोइम्स लिखी। डॉक्ट्राइनल पोइम्स जिसमें ये जो इनका एक चर्च से रिलेटेड जो इनका एक बिलीफ था क्रिश्चियनिटी से, उसको इन्होंने डिफेंड किया था। इसमें इन्होंने अपना सबसे पहले जो वर्क लिखा, सबसे फेमस वर्क, वो था रिलीगियो लाइकी। अब रिलीगियो लाइकी जब इन्होंने लिखा था तब ये प्योरिटन थे, तो इस वजह से इन्होंने इस वर्क के अंदर एंग्लिकन चर्च को, जो इंग्लैंड की चर्च थी प्योरिटन्स की, उसको डिफेंड किया। लेकिन बाद में जॉन ड्राइडन हमारे पास कैथलिक हो गए और कैथलिक होने के बाद इन्होंने एक वर्क लिखा द हाइन एंड द पैंथर, और इस वर्क के अंदर इन्होंने कैथलिज्म को डिफेंड किया, कैथलिज्म को प्रमोट किया। तो ये जो इनका दोनों वर्क्स में डिफरेंट बिलीफ को डिफेंड था इनका, वो हमें ये बताता है कि जॉन ड्राइडन के पास बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स थी और वो जिस भी पोजीशन पे होते थे उसको बहुत अच्छे से डिफेंड कर लेते थे। और फिर एंड पे इन्होंने अपने सबसे फेमस वर्क्स प्रोड्यूस किए थे द फेबल्स। इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये नैरेटिव की फॉर्म में होते थे, इनके अंदर ये स्टोरी नरेट करते थे और ये इन्होंने अपने लास्ट ईयर्स में लिखे थे। इसमें इनका सबसे फेमस वर्क था द पेलेमन एंड आर्काइट, जो कि चौसर की कैंटरबरी टेल्स में से जो नाइट था, नाइट की स्टोरी के ऊपर बेस करता है। नाइट ने हम लोगों को स्टोरी सुनाई थी 2 नाइट्स की, एक नाइट था पेलेमन और दूसरा नाइट था आर्काइट, और ये उन्हीं दोनों करेक्टर्स के ऊपर बेस करती थी जॉन ड्राइडन की। जॉन ड्राइडन का जो ये वर्क था, ये वर्क हमें बताता है, हमें एक कंपैरिजन देता है 14th सेंचुरी और 17th सेंचुरी की पोइट्री के बीच में। अब अगर हम जॉन ड्राइडन के वर्क्स को देखते हैं ना, तो जॉन ड्राइडन के वर्क्स के अंदर कोई पोएटिक ग्लो नहीं होता था, स्पिरिचुअल नहीं होती थी, कोई मॉरल लॉफ्टीनेस नहीं होती थी, ना ही कोई फिलोसफिकल डेप्थ होती थी। लेकिन फिर भी उनके वर्क्स के अंदर हमारे पास फॉर्मलिज्म है, प्रिसाइजनेस है, आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स हैं, रियलिज्म है। और अगर अब की एज में हम देखते हैं ना, तो जॉन ड्राइडन के वर्क्स इतने यूनिवर्सल नहीं थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है लोगों का इनके वर्क्स के अंदर। अब ये हो गई पोइट्री की बात। अब हम लोग देखते हैं रेस्टोरेशन एज का ड्रामा। रेस्टोरेशन एज की पोइट्री की तरह रेस्टोरेशन एज का ड्रामा, उसकी भी कोई यूनिवर्सल अपील नहीं है, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्योरिटन एज के अंदर 1642 में जो प्योरिटन्स थे उन्होंने थिएटर्स को बंद कर दिया था। लेकिन जब चार्ल्स II आया 1660 में, तो उसने थिएटर्स को रीओपन किया और
और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो राइटर्स थे और जो ड्रामेटिस्ट थे उन्होंने फ्रेंच राइटर्स को इमिटेट करना शुरू कर दिया था। इस वजह से हमारे पास रेस्टोरेशन एज के ड्रामा के अंदर बिल्कुल न्यू ट्रेंड्स आ गए थे, और जो ड्रामेटिस्ट थे उनको फुलफ़िल अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के जो डिमांड्स और अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की जो नीड्स होती थी उनको फुलफ़िल करना होता था। अब ये जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, हाई क्लास सोसाइटी, ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल थी, इनको लग्जरी पसंद होती थी, तो ड्रामेटिस्ट अपने वर्क्स के अंदर वही सारी चीज़ें दिखाते थे। वो लोग ज़्यादा अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इस अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास जो रेस्टोरेशन एज का ड्रामा है, ये हम लोगों को पूरी नेशन की पिक्चर नहीं दिखाता, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लास की पिक्चर दिखा रहा है। यही रीज़न है कि इनका हमारे पास कोई यूनिवर्सल अपील नहीं है। सबसे पहले इस एज के ड्रामास में कॉमेडीज़ देख लेते हैं। तो कॉमेडीज़ में जो राइटर्स जो पहली की एजेस में इमेजिनेशन और पोइटिक फीलिंग्स को प्रमोट किया जाता था, रेस्टोरेशन एज के ड्रामेटिस्ट ने इस चीज़ को वल्गर कंसिडर किया कि ये सिर्फ वल्गर एंथुसियाज्म है। उन्होंने बिल्कुल भी इमेजिनेशन या पोइटिक फीलिंग्स यूज़ नहीं की अपने वर्क्स के अंदर। वो जो एक्चुअल लाइफ होती थी, रियलिस्टिक लाइफ होती थी, उसको पोर्ट्रेट किया करते थे। इसी को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रियलिज्म था इस एज के अंदर। और इस एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत ज़्यादा लिखी गई, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? ये ऐसी कॉमेडीज़ होती थी जिसके अंदर जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी उनके बिहेवियर को, उनके मैनर्स को, चाहे उनका इमोरल बिहेवियर हो चाहे उनका मॉरल बिहेवियर हो, उनके मैनर्स को ना क्रिटिसाइज़ किया जाता था, उनके ऊपर सटायर्स लिखी जाती थी। सबसे ज़्यादा जो फेमस नाम है इसमें भी, ड्रामा में भी, वो ड्राइडन का है। ड्राइडन का वर्क वाइल्ड गैलेंट। उसके बाद जो नाम है वो एस्ट्रिच का है, उनका वर्क लव इन अ टब। ये भी दोनों कॉमेडी ऑफ मैनर्स ही थी। उसके बाद हमारे पास नाम आता है वर्शर्ली का, इनका वर्क था कंट्री लाइफ एंड द प्लेन डीलर। और फिर हमारे पास नाम आता है जो कि दो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, वो वैनब्रू और फर्कुहार का नाम है। लेकिन इसमें जो सबसे फेमस नाम है, जो सबसे ज़्यादा गिफ्टेड कॉमेडियन माने जाते थे, गिफ्टेड ड्रामेटिस्ट, वो थे विलियम कॉन्ग्रीव। अब ये जो विलियम कॉन्ग्रीव थे, ये भी अपने वर्क के अंदर ना जो अपर क्लास सोसाइटी के फैशन हैं, उनके जो इमोरल बिहेवियर्स हैं और उनके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पोर्ट्रे किया करते थे। इनके वर्क्स की भी कोई यूनिवर्सल अपील नहीं थी, लेकिन इनके जो वर्क्स थे वो उस सोसाइटी को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो होगी कॉमेडीज़ की बात। अब इस एज की ट्रेजेडीज़ देख लेते हैं। अब इस एज की जो ट्रेजेडीज़ थी वो भी पहले की एजेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। इस एज के अंदर हीरोइक ट्रेजेडीज़ लिखी जाती थी जिनकी थीम्स बहुत एपिक हुआ करती थी, उनका एपिक मैग्नीट्यूड होता था, मतलब कि ग्रैंड होती थी, सेटिंग्स ग्रैंड होती थी, और जो करेक्टर्स भी होते थे उन करेक्टर्स के अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ होती थी। जैसे हीरो है तो उसके अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ होंगी, हीरोइंस के अंदर भी सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ होंगी। और इन ट्रेजेडीज़ का जो एम होता था वो बहुत डायडैक्टिक होता था। मतलब जो राइटर्स थे उन्होंने देखा कि जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गई है, उनके अंदर वर्च्यूज़ नहीं रहे, वो बहुत ज़्यादा इमोरली बिहेव कर रही हैं। तो वो उन जो अरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी उसको मॉरल बिहेवियर की इम्पोर्टेंस बताना चाहती थी, उनको मॉरल बिहेवियर सिखाना चाहती थी। और इस वजह से क्या होता था कि इन ट्रेजेडीज़ के अंदर जो वर्च्यू था उसको, मतलब जो भी अच्छा करैक्टर होता था, जो भी मॉरल बिहेवियर होता था, उसको एंड में हमेशा रिवॉर्ड दिया जाता था। ये हीरोइक कपलेट्स में लिखी जाती थी, क्योंकि हीरोइक कपलेट को माना जाता है कि ये सबसे बेस्ट है सीरियस टोन के लिए। मतलब ट्रेजेडीज़ में एक सीरियस टोन होता था तो हीरोइक कपलेट उसको अच्छे से सूट करता था। और जो डायलॉग्स होते थे वो बहुत नेचुरल होते थे। जैसे मैंने बताया है कि एक मैथमेटिकल प्लेननेस थी उस एज की लैंग्वेज के अंदर, तो जो डायलॉग्स भी होते थे वो बहुत नेचुरल लिखे जाते थे, कोई एग्जैजरेशन नहीं होती थी हमारे पास। विच वॉज ऑलवेज रिवॉर्डेड। और जॉन ड्राइडन ने भी इसी के ऊपर काम किया था। ड्राइडन ने 1660 से लेकर 1678 तक बहुत अच्छी ट्रेजेडीज़ हमारे पास लिखी हैं इस एज के अंदर। लेकिन ड्राइडन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। अब इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म ये था ना कि ये वर्च्यू को हमेशा एंड पे रिवॉर्ड देते थे, और जो एंड होता था वो हमेशा अच्छा होता था, एक हैप्पी एंडिंग होती थी। तो जो क्रिटिक्स थे, क्योंकि क्रिटिसिज्म हमारे पास प्योरिटन एज में स्टार्ट हो गया था, तो क्रिटिक्स कहते थे कि ट्रेजेडीज़ के अंदर एंड पर हमेशा एक
ना बुरी एंडिंग होनी चाहिए हीरो के साथ, ताकि लोगों में कैथारसिस प्रोड्यूस हो, लोग पिटी फील करें उसके लिए। तो इस वजह से ड्राइडन ने जो पहले वो विर्चू को रिवॉर्ड देते थे एंड में, उन्होंने भी अपनी हैप्पी एंडिंग को ख़त्म कर एक ना ट्रैजिक एंडिंग लिखना शुरू कर दी अपने वर्क्स में। और इनका सबसे फेमस वर्क जो था वो टायरानिक लव था और द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा था। अब ये यहाँ तक रेस्टोरेशन एज का ड्रामा ख़त्म हुआ और फिर हम लोग बात करते हैं रेस्टोरेशन एज की प्रोज़ की। रेस्टोरेशन एज के अंदर ड्रामा और पोइट्री तो इतनी ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन जो इस एज की जो प्रोज़ थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट इस एज में प्रोज़ के अंदर ऐसे चेंजेस आए, प्रोज़ के अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हुए जो कि अब तक चल रहे हैं, और यही हमें बेस देता है जो मॉडर्न नावल है उसकी बेसिस भी इसी प्रोज़ के अंदर थी। प्यूरिटन एज में हमने देखा कि जो लोग थे वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, मतलब जो हिस्ट्रीज़ होती थी, क्रॉनिकल्स होते थे, साइंस के जितनी भी इंफॉर्मेशन होती थी, फैक्ट्स होते थे, फैक्ट्स को सेव करने के लिए वो दूसरी लैंग्वेजेस को यूज़ करते थे। लेकिन प्यूरिटन एज में आकर लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि इंग्लिश भी एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है फैक्ट्स को सेव करने के लिए। तो उन्होंने जो साइंसेस की जो बुक्स वगैरह थी और हिस्ट्रीज़ वगैरह वो उन्होंने इंग्लिश में ही लिखना शुरू कर दी थी, इंग्लिश प्रोज़ में। अब रेस्टोरेशन एज में और ज़्यादा चेंज आया कि जो लोग थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि इंग्लिश बहुत अच्छा मीडियम है हम लोगों के जो एवरेज आइडियाज़ होते हैं और फीलिंग्स होती हैं अबाउट लाइफ उसको एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब जो आम डायरीज़ वगैरह होती हैं और इस तरह की चीज़ें तो लोगों ने इंग्लिश प्रोज़ में ही लिखना शुरू कर दी थी, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसी एज के अंदर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हमारे पास प्रोज़। उसमें उन्होंने जो चार्म एक होता था उसको छोड़ दिया और चार्म के बजाय प्रोज़ को जनरल पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। उसमें उन्होंने प्रोज़ को यूज़ करके स्टोरीज़ नरेट करना शुरू कर दी। अब नावल में क्या किया जाता है, नावल में भी तो स्टोरीज़ को नरेट ही किया जाता है प्रोज़ यूज़ करते हुए। तो यही वो एज थी जब नावल बहुत ज़्यादा, मतलब जो नावल की बेसिस हैं वो उस एज के अंदर थी। एक न्यू प्रोज स्टाइल आया जो कि बहुत प्लेन था, सिंपल था, एग्जैक्ट होता था और उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होती थी। प्रोज को बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा जाता था। आई मस्ट से इट अगेन कि मैथमेटिकल प्लेननेस की हद तक उसको बिल्कुल सिंपल रखा जाता था। इसमें जो प्रोज के इस स्टाइल के जो सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया था, चीफ इन्फ्लुएंसर वो ड्राइडन थे। ड्राइडन ने इसको यूज़ किया था अपने एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री के अंदर, और इसके बाद ड्राइडन को ही बहुत ज़्यादा राइटर्स ने इमिटेट किया, जिनमें सर विलियम टेम्पल, जॉन टिलॉटसन और जॉर्ज सवाइल, या जिनको विस्काउंट हेलिफैक्स भी कहा जाता है, इनके नाम शामिल हैं। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास थॉमस प्रैट का। ये जो थॉमस प्रैट होते थे ना, ये चाहते थे, इनकी जो ख्वाहिश थी वो अपने वर्क्स को फेमस करना नहीं थी, बल्कि ये अपने वर्क्स ही इस वजह से लिख रहे थे ताकि ये जो नया स्टाइल है प्रोज का इसको प्रमोट किया जा सके। और इन्होंने अपने वर्क हिस्ट्री ऑफ द रॉयल सोसाइटी के अंदर इसको यूज़ किया था। और सबसे फेमस नाम रेस्टोरेशन एज की प्रोज के अंदर जो है वो जॉन बनियान का है। जॉन बनियान ये एक प्योरिटन थे और इनको भी जॉन ड्राइडन के बाद ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर माना जाता है लिटरेचर का, और इन्हीं के पास क्रेडिट है कि ये प्रिकर्सर थे इंग्लिश नावल के। और जितना भी अगर इनके वर्क्स को हम लोग देखते हैं ना, तो पता चलता है कि इन्होंने जितना कुछ सीखा था इन्होंने किसी इंस्टीट्यूट से या किसी और राइटर से नहीं सीखा, बल्कि इन्होंने जो बाइबल की इंग्लिश ट्रांसलेशन थी, जो कुछ सीखा था इन्होंने उससे सीखा था। उसी को पढ़कर ये उसी के स्टाइल में लिखते होते थे। और इनका सबसे फेमस वर्क द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है। इस वर्क के अंदर जैसे पैराडाइज लॉस्ट में था, उसी की तरह की स्टोरीज़ के अंदर भी है, जिसमें लोगों को कहा जाता है कि वो गॉड की वे के ऊपर चलें। और द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और पैराडाइज लॉस्ट को इक्वली मास्टरपीस कंसिडर किया जाता है लिटरेचर का। उसके अलावा इनका वर्क था एक ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स। इनका ये जो वर्क था ये एक ऑटोबायोग्राफी थी, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी के कैसे इनकी अपने जो स्पिरिचुअल बिलीव्स हैं वो कैसे टाइम के साथ चेंज हुए। उसके बाद इनका वर्क था द होली वॉर। ये एक एलिग्री है। एलिग्री ऐसे वर्क्स जिनके अंदर कोई हिडन मीनिंग होता है, स्पेशली कोई हिडन पॉलिटिकल मीनिंग होता है। और इनका एक
वर्क जो मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल एक रियलिस्टिक नावल की फॉर्म में लिखा गया था। तो उसको कह सकते हैं कि बिल्कुल जो स्टार्ट के इंग्लिश नावल्स थे उनमें से एक ये द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन भी था। तो इसी के साथ हमारी रेस्टोरेशन एज जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।